नमस्कार। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं कक्षा 10 के विषय इतिहास से अध्याय 2 समाजवाद एवं साम्यवाद चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रश्नावली एवं उनके उत्तरों का डिस्कशन, जो कि हमारे चैनल बागीसा टेक्स्ट सीरीज के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं हम दूसरे चैप्टर की ओर चल रहे हैं, जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। तो नमस्कार साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल बागीसा टेक्स्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे YouTube चैनल का सर्च कर आप जुड़ सकते हैं, तथा अगर आप इसे ढूंढने में असमर्थ हैं तो हमारे नंबर पर आप को सर्च कर YouTube पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलते हैं हम प्रश्नावली के प्रश्नोत्तर पर। यदि कोई स्टूडेंट क्लास 10th में हैं और इस बार वह एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप अवश्य हमसे जुड़ें। आपके लिए यह एक बेहतर क्लास होगी। एक बार ज़रूर देखें। हमारा YouTube चैनल का नाम है बागीसा टेक्स्ट सीरीज, या फिर हमारे मोबाइल नंबर को डाल करके आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं। चलते हैं प्रश्नावली पर, प्रश्नों का उत्तर करना प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक लंदन में हुई थी। दूसरा प्रश्न है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? अगला प्रश्न है 3 में, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो हम इसका आंसर कह सकते हैं जर्मनी में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 4 नंबर, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को टियर नामक स्थान, जो कि जर्मनी में पड़ता है, हुआ था। अगला प्रश्न है 5 में, कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुआ था? तो इसका उत्तर हम कह सकते हैं 14 मार्च 1883 ईस्वी को लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। अगला प्रश्न है 6 में, कार्ल मार्क्स को कहाँ दफनाया गया था? तो इसका हम उत्तर कह सकते हैं 17 मार्च 1883 ईस्वी को हाईगेट सिमेट्री, जो कि लंदन, यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का पूरा नाम क्या था? तो हम इसका आंसर कह सकते हैं कार्ल हेनरिक मार्क्स। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स क्या था? तो हम इसका आंसर कह सकते हैं कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। अगला प्रश्न है हमारा 9वां, कार्ल मार्क्स का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इसका हम उत्तर कह सकते हैं एक यहूदी परिवार में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का परिवार ने 1824 ईस्वी में किस धर्म को स्वीकार कर लिया? तो हम इसका आंसर कह सकते हैं ईसाई धर्म को। अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर, रूस में जार का क्या अर्थ होता है? तो हम उत्तर कह सकते हैं रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ होता है वहाँ का राजा या रूस का सम्राट। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 12 में। अगला प्रश्न है हमारा, समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो हम कह सकते हैं इसका उत्तर रूस में। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो यूरोपियन समाजवादी रॉबर्ट ओवन नहीं था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है,
सहकारिता के सिद्धांत का मौलिक विचार कौन नहीं था? तो सहकारिता के सिद्धांत का मौलिक विचारक रॉबर्ट ओवन नहीं था। तो हम इसका आंसर कह सकते हैं रॉबर्ट ओवन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 15 में हमारा अगला प्रश्न है, रॉबर्ट ओवन का जन्म कब हुआ था? रॉबर्ट ओवन का जन्म 14 मई 1771 ईस्वी को सेंट वेलेंस के कस्बे न्यू टाउन में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, रॉबर्ट ओवन की मृत्यु कब हुई थी? तो हम कह सकते हैं रॉबर्ट ओवन की मृत्यु 17 नवंबर 1858 ईस्वी को हुआ था। हमारा अगला प्रश्न 17 नंबर है, सहकारिता का जनक किन्हें कहा जाता है? तो हम इसका आंसर कह सकते हैं रॉबर्ट ओवन को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 18 नंबर, समाजवाद एवं सहकारिता आंदोलन का संस्थापक किन्हें माना जाता है? यानी समाजवाद एवं सहकारिता आंदोलन का संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो हम इसका आंसर कह सकते हैं रॉबर्ट ओवन को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, रॉबर्ट ओवन कौन थे? तो हम इसका आंसर कह सकते हैं एक समाज सुधारक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 20 नंबर, वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता किन्हें माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता किन्हें माना जाता है या किसे कहा जाता है? तो हम इसका आंसर कह सकते हैं कार्ल मार्क्स को। अगला प्रश्न है हमारा 21 नंबर, वॉर एंड पीस किसकी रचना है? तो हम कह सकते हैं लियो टॉल्स्टॉय। अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर, लियो टॉल्स्टॉय का जन्म कब हुआ था? तो हम कह सकते हैं लियो टॉल्स्टॉय का जन्म 9 सितंबर 1828 ईस्वी को हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, लियो टॉल्स्टॉय की मृत्यु कब हुई? तो हम इस प्रश्न का आंसर कह सकते हैं 20 नवंबर 1910 ईस्वी को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर, लियो टॉल्स्टॉय का जन्म कहाँ हुआ था? तो हम इसका आंसर कह सकते हैं कि लियो टॉल्स्टॉय का जन्म मॉस्को से लगभग 100 मील दक्षिण में रियासत यासनाया पोलेनिया में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 25 नंबर, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो हम कह सकते हैं इसका आंसर 7 नवंबर 1917 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 26 नंबर कि बोल्शेविक क्रांति की सालगिरह दिवस कब मनाया जाता है? तो हम इसका आंसर कह सकते हैं प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो हम कह सकते हैं बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 28 नंबर, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो हम इस प्रश्न का उत्तर कह सकते हैं 21 जनवरी 1924 ईस्वी को रूस में हुआ था। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 29 नंबर, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो हम कह सकते हैं लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न 30 नंबर पर। हमारा प्रश्न है स्टालिन का पूरा नाम क्या था? तो हम इसका आंसर कह सकते हैं स्टालिन का पूरा नाम जोसेफ स्टालिन था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 31 नंबर, स्टालिन का जन्म कब हुआ था? तो हम कह सकते हैं इसका आंसर कि स्टालिन का जन्म 18 दिसंबर 1878 ईस्वी को जॉर्जिया में गैरी नामक स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा 32 नंबर, स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? तो हम इस प्रश्न का आंसर कह सकते हैं 5 मार्च 1953 ईस्वी को हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, लेनिन का पूरा नाम क्या था? तो हम कह सकते हैं लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर इलिच उलियानोव लेनिन था। उलियानोव लेनिन था, अर्थात लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर इलिच उलियानोव लेनिन था। अगला चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 34 में, लेनिन कौन थे? तो हम इसका आंसर कह सकते हैं लेनिन एक रूसी समाजवादी क्रांतिकारी राजनीतिक सिद्धांतों के सिद्धांतकार थे।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 35 में, लेनिन का जन्म कब हुआ था? तो हम इसका आंसर कह सकते हैं कि लेनिन का जन्म 22 अप्रैल 1870 ईस्वी को रूस में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 36 नंबर, 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। हम इसका आंसर कह सकते हैं कि 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस का शासक जार निकोलस द्वितीय था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 37 नंबर, जार निकोलस द्वितीय का जन्म कब हुआ था? तो हम इस प्रश्न का आंसर कह सकते हैं कि जार निकोलस द्वितीय का जन्म 18 मई 1868 ईस्वी को हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 38 नंबर, जार निकोलस द्वितीय की मृत्यु कब हुई थी? तो हम इस प्रश्न का आंसर कह सकते हैं कि 17 जुलाई 1918 ईस्वी को हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 39 नंबर, जार निकोलस द्वितीय के पिता कौन थे? तो हम कह सकते हैं कि जार निकोलस द्वितीय के पिता अलेक्जेंडर द्वितीय थे। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात है कि अलेक्जेंडर जो द्वितीय थे उनके बेटे जार निकोलस द्वितीय जो थे वो ज्येष्ठ पुत्र थे। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 40 में। प्रश्न संख्या 40 में कहा जाता है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो हम इस प्रश्न का आंसर कह सकते हैं कि रॉबर्ट ओवन इंग्लैंड का निवासी था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा बेस्ट्रिलिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? बेस्ट्रिलिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हम कह सकते हैं रूस और जर्मनी के साथ हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा दास कैपिटल किन की रचना है? तो हम इस प्रश्न का आंसर कह सकते हैं कार्ल मार्क्स। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 43 नंबर, चेका क्या है? तो हम इस प्रश्न का आंसर कह सकते हैं चेका एक गुप्त पुलिस संगठन है जिसे पुलिस दस्ता भी कहते हैं। इसे हम गुप्त पुलिस संगठन भी कह सकते हैं या पुलिस दस्ता के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 44 नंबर, नई आर्थिक नीति के प्रवर्तक कौन थे? तो हम इस प्रश्न का आंसर कह सकते हैं कि नई आर्थिक नीति के प्रवर्तक लेनिन थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 45 नंबर, खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? तो हम इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं कि खूनी रविवार की घटना 22 जनवरी 1905 ईस्वी को हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 46 नंबर, बोल्शेविक क्रांति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हम इस प्रश्न का आंसर कह सकते हैं कि रूसी क्रांति या अक्टूबर की क्रांति या नवंबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। यानी बोल्शेविक क्रांति को रूसी क्रांति भी कह सकते हैं, अक्टूबर की क्रांति भी कह सकते हैं या नवंबर की क्रांति भी कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 47 नंबर, 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण जो था वह मुख्य रूप से था प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है हमारा 48 नंबर, समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का आंसर समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 49 नंबर, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो हम कह सकते हैं कि अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 50 में, माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो हम कह सकते हैं मैक्सिम गोर्की। अगले प्रश्न पर चलते हैं 51 नंबर, मैक्सिम गोर्की कौन थे? तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का आंसर मैक्सिम गोर्की रूस के प्रसिद्ध लेखक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 52 नंबर हमारा, मैक्सिम गोर्की का जन्म कब हुआ था? तो हम इस प्रश्न का आंसर कह सकते हैं 28 मार्च 1868 ईस्वी को निजही नोएडा रोड रूस में।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा 53 नंबर, मैक्सिम गोर्की की मृत्यु कब हुई? तो हम कह सकते हैं मैक्सिम गोर्की की मृत्यु 18 जून 1936 ईस्वी को हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 54वां, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो हम कह सकते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन 1848 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा 55 नंबर, 55 में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हम कह सकते हैं प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा 56 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो हम कह सकते हैं कि रूस का पहला समाजवादी प्लेखानोव थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 58 नंबर, 58वां प्रश्न को आंसर देखते हैं। पहले प्रश्न देखते हैं। 58वां प्रश्न है, रास्पुटिन कौन था? तो हम कह सकते हैं रास्पुटिन एक पथभ्रष्ट पादरी था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? तो हम कह सकते हैं 59 नंबर का आंसर कि नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी को लागू की गई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 60 में 60 का देखते हैं। प्रश्न है, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो हम इस प्रश्न का आंसर कह सकते हैं कि समाजवादी दर्शन आर्थिक समानता पर बल देता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 61 में कमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो हम कह सकते हैं 61 नंबर प्रश्न का आंसर क्रांति का प्रचार करना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 62 नंबर, 62वां प्रश्न है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी जानते होंगे कि मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है हर साल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? बहुत ही भिभिया प्रश्न है और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। कहता है समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो हम इस प्रश्न का आंसर कह सकते हैं कि समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल नामक बुक को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 64वां। 64 में कहता है, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? तो हम इस प्रश्न का आंसर कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स ने एंजिलस से मिलकर कम्युनिस्ट पार्टी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, जार निकोलस द्वितीय के माँ का क्या नाम था? तो हम कह सकते हैं कि जार निकोलस द्वितीय के माँ का नाम डेनिस राजकुमारी, मेसी सोफिया, फ्रेडरिक डागमार, मारिया फेंडोरोवानिया कहते हैं, जिसे संक्षिप्त में जारीना कहते थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का क्या नाम था? तो हम कह सकते हैं कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का नाम राजकुमारी एलिस था, जो विक्टोरिया की नतनी या जिसे सम्राज्ञी अलेक्जेंड्रा फियोबाना भी कहते थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी अलेक्जेंड्रा किस देश की राजकुमारी थी? तो हम कह सकते हैं जार निकोलस द्वितीय की पत्नी अलेक्जेंड्रा ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? तो हम कह सकते हैं फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता सेंट साइमन को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, काम के अधिकार को संवैधानिक आधार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो हम कह सकते हैं काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले सोवियत संघ रूस में मिला। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, नवंबर 1917 की क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो हम कह सकते हैं नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान रूस में लेनिन था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग किस वर्ष किया गया? तो हम कह सकते हैं
1827 ईस्वी में लेनिन ने किया था, यानी लेनिन ने प्रयोग किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा 72वां प्रश्न कहता है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो हम इस प्रश्न का आंसर कह सकते हैं ब्रिटेन में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 72 हम कह सकते हैं वर्जिन सॉयल उपन्यास के लेखक कौन थे? तो हम कह सकते हैं इवान तुर्गनेव। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? तो हम कह सकते हैं स्टालिन ने। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा 74वां दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया? तो हम इस प्रश्न का आंसर कह सकते हैं कार्ल मार्क्स ने। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा जार मुक्तिदाता के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो हम कह सकते हैं जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा रूसी क्रांति कब हुई थी? तो हम कह सकते हैं रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 77 नंबर सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब हुई? तो हम कह सकते हैं सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा अन्ना कैरेनिना का लेखक कौन था? तो हम कह सकते हैं अन्ना कैरेनिना के लेखक लियो टॉल्स्टॉय थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा शून्यवाद का जनक किनको माना जाता है? तो हम कह सकते हैं शून्यवाद का जनक तुर्गनेव को माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 80 में जारशाही व्यवस्था की समाप्ति किस वर्ष हुई? तो हम कह सकते हैं कि जारशाही व्यवस्था का अंत 1917 ईस्वी में समाप्त हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा, एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया? अर्थात अगला प्रश्न है हमारा 81 में कि एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया? तो हम कह सकते हैं जार निकोलस द्वितीय ने। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 82 में आधुनिक रूस का निर्माता किन्हें माना जाता है? तो हम कह सकते हैं आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा रूस का नाम USSR कब रखा गया? तो हम कह सकते हैं रूस का नाम USSR 1927 ईस्वी में एयरपोर्ट के द्वारा रखा गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्टेट एंड रेवोल्यूशन नामक क्रांति किन की क्रांति है? तो हम कह सकते हैं कि स्टेट एंड रेवोल्यूशन नामक कृति लेनिन की है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा उदारक जार किसे कहा गया है? तो हम कह सकते हैं कि उदारक जार जॉर्ज निकोलस तृतीय को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा 86 नंबर तृतीय इंटरनेशनल की स्थापना कब की गई? तो हम कह सकते हैं कि तृतीय इंटरनेशनल की स्थापना 1919 ईस्वी में की गई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 1917 में रूस की क्रांति कितने चरणों में संपन्न हुई? तो हम कह सकते हैं 1917 में रूस की क्रांति 2 चरणों में संपन्न हुई। नंबर 1 और 2 दोनों का जवाब अब हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा 88 में रूस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो हम इस प्रश्न का आंसर कह सकते हैं कि निरंकुश राजतंत्र, कृषक एवं श्रमिकों, असंतोष एवं सामाजिक विषमता के कारण हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके द्वारा लिखी गई है? तो हम इसका आंसर कह सकते हैं कार्ल मार्क्स के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा रूस का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो हम इस प्रश्न का आंसर कह सकते हैं रूस का लौह पुरुष स्टालिन को कहा जाता है। तब तक के लिए आज पर यहीं क्लास हम ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं हम अगले क्लास में। अगर जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, अगर आपके साथी
संगी कोई अगर पढ़ रहे हैं तो हमारे चैनल का लिंक आप उन्हें भेज सकते हैं, या फिर हमारे मोबाइल नंबर से जुड़ करके आप हमारे चैनल तक पहुंच सकते हैं। आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके समक्ष पेश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।